नमस्कार सभी देखने वालों और सीखने वालों का स्टडी हब हिंदी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका भूगोल का शिक्षक और मैं हूं आपकी सहज शिक्षिका। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, अगर भारत को सच में समझना है ना, तो इसकी जमीन की कहानी को समझना ही होगा। और ये कहानी किसी नक्शे से नहीं बल्कि हजारों साल पुराने एक विचार से शुरू होती है। तो चलिए इस शब्द से ही शुरू करते हैं, भूगोल। ये संस्कृत के दो बहुत ही सरल शब्दों से मिलकर बना है। भू जिसका मतलब है पृथ्वी और गोल यानी गोलाकार। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, हमारे पूर्वजों को ये पता था कि ये गोल है। ये अपने आप में कितनी कमाल की बात है और भारत की भौगोलिक समझ की एक शानदार शुरुआत भी। भारत के भूगोल को समझने का ये सफर भी बहुत लंबा रहा है। ये वैदिक काल के प्राचीन ज्ञान से शुरू हुआ, फिर ब्रिटिश काल में नक्शों और सर्वे के साथ इसने एक नया मोड़ लिया और आज तो हम सैटेलाइट और जीआईएस जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। तो ये सिर्फ भूगोल का विकास नहीं है, ये एक तरह से भारत की अपनी कहानी का विकास है। तो ठीक है, प्राचीन विचारों से अब हम उस दौर में चलते हैं जब भारत की इस विशाल जमीन को असल में नापने और उसका नक्शा बनाने का बहुत बड़ा काम शुरू हुआ। ये कहानियों को हकीकत में बदलने जैसा था। देखिए, जब अंग्रेज भारत आए तो इतने बड़े देश पर शासन करने के लिए इसे समझना उनके लिए बहुत जरूरी था और इसीलिए उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे जैसे कई संस्थाएं बनाई। बिल्कुल, उनका मकसद तो यहाँ के संसाधनों को जानना था, लेकिन इन सर्वेक्षणों ने अनजाने में ही आधुनिक भारतीय भूगोल की नींव रख। और ये जमीन आखिर है कितनी बड़ी? पूरे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की विशालता और विविधता का पैमाना है। चलिए अब भारत की सबसे शानदार भौगोलिक पहचान की बात करते हैं। उत्तर में खड़ी हमारी महान दीवार हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भूवैज्ञानिक रूप से बहुत नए हैं। मतलब आज भी इनकी ऊंचाई बढ़ रही है और ये भारत को बाकी एशिया से एक दीवार की तरह अलग करते हैं। मेजबान 2, हिमालय को समझना एक परतदार प्याज को समझने जैसा है। इसकी 4 मुख्य परतें या कह सकते हैं श्रेणियां हैं जो एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल चलती हैं। हाँ, सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, फिर आता है महान हिमालय या हिमाद्री जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। उसके बाद लघु हिमालय और सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ सबसे नई श्रेणी है शिवालिक। लेकिन ये दीवार ऐसी भी नहीं है जिसे पार न किया जा सके। इसमें कई रास्ते हैं जिन्हें हम दर्रे या पासेस कहते हैं। बिल्कुल, जोजिला, नाथुला, खारदुंगला ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो रास्ते हैं जिनसे सदियों से व्यापार होता आया है, संस्कृतियां मिलती रही हैं और जो भारत के अलग अलग हिस्सों को आपस में और दुनिया से जोड़ते हैं। चलिए अब उत्तर के इन युवा और ऊंचे पहाड़ों से सफर करते हुए दक्षिण के शांत और प्राचीन पठार की ओर चलते हैं। इसे हम भारत का भूवैज्ञानिक दिल भी कह सकते हैं। ये पठार इतना ज्यादा पुराना है कि ये उस समय का हिस्सा था जब भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका ये सब एक ही विशाल महाद्वीप का हिस्सा थे, जिसका नाम था गोंडवाना। सही बात है, इसकी चट्टानें पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में से हैं, जो करोड़ों सालों से स्थिर हैं और भारत की प्राचीनता की गवाही देती है। मेजबान 2, इस पुराने पठार के दोनों किनारों पर 2 अलग अलग तरह की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। हाँ, पश्चिमी घाट ऊंचे हैं और एक लगातार चलने वाली श्रृंखला है। ये मानसून की हवाओं को रोककर अपने पश्चिमी ढलानों पर भारी बारिश कराते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट निचले हैं और बीच बीच में टूटे हुए हैं। इन्हें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने काट दिया है। और इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो 2695 मीटर ऊंची है। ये चोटी पश्चिमी घाट में ही स्थित है, जो इस श्रृंखला की ऊंचाई और महत्व को दर्शाती है। अच्छा, हमने पहाड़ों और पठारों की बात तो कर ली, अब उस चीज की बात करते हैं जो भारत को असल में जीवन देती है, मानसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली इंजन है जिसे हमने अभी जिन पहाड़ों और पठारों की बात की है उन्हीं से ताकत मिलती है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। कभी सोचा है कि एक पूरे उपमहाद्वीप को कौन चलाता है? कौन इसे ऊर्जा देता है? इसका जवाब हवा और पानी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में छिपा है, जिसे हम सब मानसून के नाम से जानते हैं। मेजबान 2, मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है मौसम, और ये हवाओं का एक मौसमी उलटफेर है। बिल्कुल, आसान भाषा में समझे तो
गर्मियों में हवाएं समुद्र से नमी लेकर जमीन की ओर आती हैं और बारिश करती हैं, और सर्दियों में इसका ठीक उल्टा होता है। एक सरल सा कॉन्सेप्ट जिसके परिणाम बहुत बड़े हैं। मेजबान को चलाने वाला एक मुख्य खिलाड़ी है ITZZ। ये क्या है? ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा के पास एक कम दबाव वाली बेल्ट है। और गर्मियों में होता क्या है कि ये बेल्ट सूरज के साथ साथ उत्तर की ओर खिसककर भारत के ऊपर आ जाती है, और फिर ये एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह हिंद महासागर से सारी नमी भरी हवाओं को अपनी ओर खींच लेती है। तो ये पूरा एक टीम वर्क है। तिब्बत के पठार की गर्मी, ITCZ का खिंचाव, हिमालय की दीवार जो इन हवाओं को रोकती है, और हिंद महासागर का दबाव। ये सभी चीजें जब एक साथ काम करती हैं, तब जाकर वो शक्तिशाली मॉनसून बनता है जिसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। लेकिन मानसून का ये आशीर्वाद हर जगह बराबर नहीं बरसता। एक तरफ है मेघालय का मासिनराम, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी ही तरफ है राजस्थान का जैसलमेर, जो लगभग सूखा रहता है। एक ही मॉनसून, लेकिन उसके दो बिल्कुल अलग रूप। यही तो है भारत की अविश्वसनीय भौगोलिक विविधता। जैसा कि महान इतिहासकार KM पणिक्कर ने कहा था, कोई भी राष्ट्र केवल अपने जोखिम पर ही भूगोल की उपेक्षा कर सकता है। इसका मतलब बहुत गहरा है। किसी भी देश का भूगोल ही उसकी किस्मत लिखता है, उसका इतिहास बनाता है। उसे नजरअंदाज करने का मतलब है खुद को जोखिम में डालना। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि आज जब जलवायु बदल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो भारत का ये प्राचीन भूगोल उसके आने वाले भविष्य को कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में भारत की कहानी लिखेगा। हम देखेंगे कि कैसे भारत की जमीन, यहाँ रहने वाले लोग और भविष्य की ऊर्जा, ये तीनों चीजें मिलकर भारत की एक पूरी कहानी गढ़ती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा ये सफर कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे विरोधाभासों की भूमि की, जहां हम भारत की जमीन और उसकी आबादी के बीच के अनोखे रिश्ते को देखेंगे। उसके बाद हम भारत के 6 चेहरों को जानेंगे, मतलब यहाँ के अलग अलग फिजिकल लैंडस्केप्स को। फिर हमारी बात होगी भारत की जीवन रेखा, यानी यहाँ की नदियों के बारे में। बिल्कुल। और फिर हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी ताकत, यानी 1 अरब से ज्यादा लोगों की। और आखिर में हम देखेंगे कि भारत अपने भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे एक हरित ऊर्जा की छलांग लगा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है विरोधाभासों की भूमि। चलिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। वो क्या एक चीज है जो आज के भारत को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करती है? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे विरोधाभास, एक पैराडॉक्स में छिपा है, और यही विरोधाभास भारत की कई चुनौतियों और अवसरों की जड़ भी है। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं 17.5%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज दुनिया में हर 6 इंसानों में से एक भारतीय है। जरा इस विशाल पैमाने के बारे में सोचकर देखिए। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक तरफ हमारे पास है दुनिया की 17.5% आबादी, और दूसरी तरफ है दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन। यही वो विरोधाभास है जिसकी हम बात कर रहे थे। इतनी बड़ी आबादी को इतने कम जमीनी हिस्से पर बसाना, उनका पेट भरना, उन्हें संसाधन मुहैया कराना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही चुनौती हमारे आज के पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु रहेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को कैसे करता है? आखिर इतनी बड़ी आबादी का अस्तित्व कैसे संभव है? इसका जवाब छिपा है भारत के विविध और विशाल भूगोल में। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, भारत को हम मोटे तौर पर 6 अलग अलग भौगोलिक हिस्सों में बांट सकते हैं। उत्तर में है दुनिया की छत, यानी महान हिमालय। उसके ठीक नीचे है विशाल और उपजाऊ उत्तरी मैदान। फिर आता है भारत का प्राचीन हृदय, यानी प्रायद्वीपीय पठार। पश्चिम में है सुनहरा भारतीय मरुस्थल, और हाँ, समुद्र के किनारे किनारे फैले तटीय मैदान। और आखिर में समुद्र में बिखरे हुए हमारे द्वीप समूह। ये हैं भारत के 6 चेहरे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की। भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये बहुत ही युवा पर्वत हैं, जिन्हें फोल्ड माउंटेन्स या वलित पर्वत कहते हैं। इसका मतलब है कि ये धरती की 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बने हैं। ठीक वैसे ही जैसे कागज को दोनों तरफ से दबाने पर वो बीच से मुड़ जाता है। ये पर्वत सिर्फ एक दीवार नहीं है, बल्कि ये मौसम को भी कंट्रोल करते हैं। और सबसे जरूरी बात, भारत की ज्यादातर बड़ी नदियों को जन्म देते हैं। और उन्हीं नदियों ने लाखों सालों में जो उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा की है, उसी से बने हैं ये विशाल उत्तरी मैदान।
ये जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल से बने समतल खेत हैं जो बहुत ज्यादा उपजाऊ हैं। और यही वजह है कि ये इलाका दुनिया के सबसे ज्यादा घनी खेती वाले क्षेत्रों में से एक है। यहीं से पूरे देश का पेट भरता है। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था, उसका जवाब यहाँ मिलना शुरू हो जाता है। और इन उपजाऊ मैदानों को बनाने का श्रेय जाता है भारत की शक्तिशाली नदियों को। तो अब जाहिर है कि हमारा अगला टॉपिक देश की इन जीवन रेखाओं पर ही होगा। इन्हें भारत की धमनियां या आर्टरीज कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, जो पहाड़ों से जीवन देने वाला पानी और मिट्टी लेकर मैदानों तक पहुंचाती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, नदी प्रणाली या रिवर सिस्टम। इसे एक पेड़ की तरह समझिए। एक मुख्य मोटा तना है जो कि मेन रिवर है, और उसमें आकर मिलने वाली ढेरों छोटी बड़ी शाखाएं हैं जो उसकी सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज हैं। ये पूरा का पूरा नेटवर्क एक बहुत बड़े इलाके का पानी इकट्ठा करके समुद्र तक ले जाता है। भारत के इन सभी नदी प्रणालियों को हम दो मुख्य ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं हिमालयी नदियां, जो हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं, इसीलिए इनमें साल भर पानी रहता है। और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ये पठारी इलाकों से निकलती हैं और ज्यादातर मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। इसीलिए देश की खेती और लोगों के जीवन के लिए इन दोनों तरह की नदियों का महत्व अलग अलग है। और हिमालयी नदियों की ताकत का सबसे बड़ा सबूत देखना हो तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जी हाँ, ये दो विशाल नदियां जब मिलती है तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। ये इनकी विशालता और जीवन देने की क्षमता का एक जीता जागता सबूत है। तो हमने जमीन और पानी की कहानी को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये भूगोल उस विशाल आबादी को कैसे सहारा देता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। बिल्कुल, अब हम भारत के भूगोल के मानवीय पहलू यानी ह्यूमन ज्योग्राफी की कहानी में प्रवेश कर रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत का औसत जनसंख्या घनत्व यानी एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसका मतलब है कि हर 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े इलाके में औसतन 382 लोग रहते हैं। और ये आंकड़ा तब और भी हैरान करता है जब हम इसकी तुलना 1951 से करते हैं, जब ये घनत्व सिर्फ 117 था। सोचिए, जमीन पर दबाव कितनी तेजी से बढ़ा है। इस जबरदस्त बढ़त को हम 4 चरणों या फेजेस में समझ सकते हैं। देखिए, 1951 तक जनसंख्या धीरे धीरे ही बढ़ रही थी, लेकिन 1951 से 1981 के बीच का जो दौर है उसे जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम दिया गया है। अचानक ऐसा क्या हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह थी आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में आया जबरदस्त सुधार। इससे मृत्यु दर तो तेजी से घट गई, लेकिन जन्म दर उसी रफ्तार से ऊंची बनी रही, और इसी अंतर ने जनसंख्या में एक विस्फोटक वृद्धि को जन्म दिया। अब एक और दिलचस्प बात, ये जो जनसंख्या का घनत्व है ये पूरे देश में एक जैसा नहीं है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ दिल्ली है जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 11,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है जहां सिर्फ 17 लोग। ये जो इतना बड़ा अंतर है ये सीधे सीधे भूगोल से जुड़ा है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जो उपजाऊ मैदानी इलाकों में हैं, वहाँ घनत्व बहुत ज्यादा है, जबकि पहाड़ी और मुश्किल इलाकों में ये बहुत कम है। 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, उन्हें बिजली देने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो 21वीं सदी में भारत अपनी ऊर्जा की इस विशाल भूख को कैसे शांत कर रहा है? चलिए अब हम चलते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन की। ये भारत का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन गैर जीवाश्म स्रोतों से करना, यानी ऐसी ऊर्जा जो कोयले, पेट्रोल या डीजल को जलाकर नहीं, बल्कि सूरज, हवा और पानी जैसे स्वच्छ स्रोतों से पैदा हो। ये भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है, और इस लक्ष्य को हासिल करने की रफ्तार इस चार्ट में साफ दिखती है। देखिए, सिर्फ 1 साल में 2024 से 2025 के बीच नई जोड़ी गई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 2 गुनी हो गई। वाह, ये तो वाकई में हरित ऊर्जा को अपनाने में एक जबरदस्त तेजी को दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये हरित ऊर्जा आ कहां से रही है? ये डोनट चार्ट हमें इसकी पूरी तस्वीर दिखाता है। आप साफ देख सकते हैं कि भारत के इस ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा, आधे से भी ज्यादा, सौर ऊर्जा से आ रहा है। इसका मतलब है कि सूरज की शक्ति इस हरित क्रांति को लीड कर रही है, और उसके बाद पवन ऊर्जा और पन बिजली का नंबर आता है। और भारत की ये कोशिशें सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत मायने रखती हैं।
जी हाँ, आज भारत सौर ऊर्जा स्थापित करने में दुनिया में तीसरे नंबर पर है और पवन ऊर्जा तथा कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। ये आंकड़े भारत को ग्रीन एनर्जी की दुनिया में एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली खिलाड़ी बनाते हैं। तो हम आज की इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि भारत का भूगोल अनोखा है, इसकी जनसंख्या विशाल है और इसकी ऊर्जा की जरूरतें भी बहुत बड़ी हैं। ऐसे में क्या भारत की यह हरित ऊर्जा की छलांग न केवल इसके अपने भविष्य को बल्कि पूरी दुनिया के जलवायु के भविष्य को एक नया आकार दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।